तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है। और ओवरऑल एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये आता है इन द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट से भी डील करना चाहिए, जैसे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होती कैसे है, फिर अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जिस पर्पस से कर रहे हैं उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या मशीनरी यूज़ होने वाली है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें भी जो हीमोग्लोबिन है उसका हम क्या यूज़ करेंगे, हीमोग्लोबिन गैसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हम हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। इसके बाद ब्रीदिंग चैप्टर में हम हमारी बॉडी में डिफरेंट जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे, कैसे वो हमारी बॉडी में क्या डिजीज़ेस कॉज करते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट इज़ ब्रीदिंग, हमारी बॉडी को ब्रीदिंग की ज़रूरत क्यों है। तो अगर हम बात करें ब्रीदिंग के बारे में तो ब्रीदिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अगर ज़िंदा रहना चाहता है, बेसिक सी बात है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें ब्रीदिंग भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो अगर किसी को सर्वाइव करना है तो उसे कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना उसकी बॉडी के सारे रिएक्शंस स्लो डाउन हो जाएंगे और इवेंचुअली वो भी क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। तो ऐसे केस में हमारी बॉडी को क्या करना होता है, एक कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है C6H12 and O6। C6H12O6 हमारा वही पुराना साथी है जो कि ग्लूकोज है, बॉडी में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो ये जो ग्लूकोज है इसको मेरी बॉडी क्या करना चाहती है, ब्रेक करना चाहती है। लेकिन इसको हमारी बॉडी ब्रेक करेगी कैसे, तो हमारी बॉडी जो भी ग्लूकोज है इसका इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करने वाली है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको इनडायरेक्टली अगर ब्रेक डाउन करना है तो इसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इसी के लिए हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। अब बॉडी में ग्लूकोज खाया हमने या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया, उससे ग्लूकोज बनाया हमने, अब उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब मान लेते हैं कि ग्लूकोज को हमारी बॉडी ने ब्रेक कर दिया, अब इसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मेरी बॉडी में बन गई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर भी रिलीज हुआ, एंड जो हमें चाहिए था दैट इज एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। अब एनर्जी तो बना ली, लेकिन किस कॉस्ट पे, हमारी बॉडी में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लगा जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। CO2 हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, ये टोटली एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसे हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब भी एनर्जी बनानी है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, बॉडी को सप्लाई ज़रूरी है। तो आवर बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड आवर बॉडी नीड्स टू कॉन्स्टेंटली रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी ऑक्सीजन की सप्लाई और CO2 के रिमूवल को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। अब बॉडी से CO2 का रिमूवल ज़रूरी क्यों है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि CO2 जो कंपाउंड है ये इसी वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है, जो कि हमारी बॉडी में डिसोसिएट होकर के किसका फॉर्मेशन कर सकता है, H+ आयंस का, जो मेरे ब्लड के pH को कम कर सकते हैं। और ये कंडीशन हमारे लिए डेंजरस साबित होगी। तो इसीलिए बॉडी से कॉन्स्टेंटली CO2 का रिमूवल करना है और बॉडी में कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, और इसी के बीच हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसी काम को करने के लिए।
जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं लैंड पे रहता हूँ, तो मुझे रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए किस ऑर्गन की ज़रूरत होगी? तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली पानी में रह रहा होता, मेरे लंग्स वहाँ पे काम नहीं करते, तो उस कंडीशन में मुझे ज़रूरत होती गिल्स की। यहीं पर अगर मैं कोई अर्थवर्म होता तो मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन किसी और स्ट्रक्चर से होता, मैं स्पॉन्ज होता किसी और स्ट्रक्चर से होता। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ऑफ द एनिमल किंगडम पोजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और यही जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब किसके अंदर कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, इसको डिसाइड करती हैं दो चीज़ें। देयर आर टू मेन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अ बॉडी। तो जो फर्स्ट रीजन होगा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप सबने एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा, वहाँ पर हमने 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं। जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो था सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन और चौथा ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करते हैं कि किसके अंदर कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। जो सेकंड क्राइटेरिया है दैट इज उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। अगर कोई लैंड ड्वेलर है तो उसके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर कोई वाटर लिविंग है तो डिफरेंट, ऐसे अलग अलग हैबिटेट्स के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलने वाले। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम स्पॉन्जेस। क्या आप लोग बता सकते हो स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आते हैं? टिल अगर मैं बात करूं हेलमिन्थ्स, हेलमिन्थीज यानी कि प्लैटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज। तो स्पॉन्जेस से लेकर एस्केहेलमिन्थीज तक जितने भी फाइलम हैं सभी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस या फिर रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होती है उनकी बॉडी सरफेस। तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, इनकी बॉडी में इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारा का सारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पॉसिबल होता है। चलो अब देखते हैं हेलमिन्थ्स के बाद कौन आते हैं। तो हेलमिन्थीज के बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के मेंबर्स को और क्या कहते हैं हम लोग? राइट, एनेलिडा के मेंबर्स को हम लोग राउंड वर्म नहीं कहते बल्कि हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एनेलिडा के मेंबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो इनके अंदर होता है थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर नेक्स्ट फाइलम अगर हम चले तो नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम, और वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं, पहली बात तो अगर लार्जेस्ट फाइलम है तो टाइप ऑफ एनिमल्स भी ढेर सारे होंगे। अगर टाइप ऑफ एनिमल्स ढेर सारे हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कई तरह के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स मिलेंगे या कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स मिलेंगे जिनके अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलेगा? ट्रैकियल सिस्टम। जैसे कि आप सभी लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच पढ़ चुके हो, तो कॉकरोच के अंदर कैसा सिस्टम है? ट्रैकियल सिस्टम है। फिर सेकंड अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर हमें देखने को क्या मिल सकते हैं? वी कैन फाइंड गिल्स। एग्जाम्पल कौन होगा? प्रॉन। नेक्स्ट हमें इनके अंदर देखने को मिल सकते हैं इन्हीं गिल्स के एक मॉडिफाइड वर्जन जो कि होते हैं बुक गिल्स।
ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे लिविंग फॉसिल में, और उस लिविंग फॉसिल का साइंटिफिक नेम था लेम्यूलस। क्या कॉमन नेम आप बता सकते हो? तो जिस तरीके से हमें हमारे अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं सारे एनिमल किंगडम में, तो अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम है, अगर हम प्रॉन की बात करें तो उनके अंदर गिल्स देखने को मिल रहे हैं, हम लिमुलस यानी किंग क्रैब की बात करें तो हमें यहाँ पे बुक गिल्स देखने को मिल रहे हैं। और ठीक ऐसे ही हमें अगर बात करें लंग्स के मॉडिफाइड वर्जन की, तो हमें यहाँ पर बुक लंग्स भी देखने को मिलता है। और ये बुक लंग्स किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं स्कॉर्पियन के इनसाइड। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम तो है ही, इसके साथ साथ इसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की भी क्या देखने को मिल रही है? हाई डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के बाद। तो आर्थ्रोपोडा के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर मोलस्का की, तो मोलस्का जो फाइलम है इसके मेंबर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। इनके पास क्या होते हैं? गिल्स तो नहीं होते, या फिर होते हैं, इनके अंदर होते हैं फेदर लाइक गिल्स। और इन फेदर लाइक गिल्स को एक टर्म दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है टेनिडियम। मोलस्का के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो कौन है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में मैक्सिमम चीज़ें उनके वाटर वैस्कुलर सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, जिसके अंदर आपने शायद एक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ट्यूब फीट। तो ये ट्यूब फीट जो होता है इसके थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की तरफ चलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे मोलस्का के बाद, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स के। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके भी, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले अगर हम पाइसीज की बात करें तो हम सबको पता है इनके पास तो क्या मिलने वाले हैं? गिल्स। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वैसे तो आप लोग एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, दैट इज फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर हमें 3 टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिला था उसके अडल्ट स्टेज में। वो 3 टाइप के रेस्पिरेशन कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था स्किन से रेस्पिरेशन। सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप का रेस्पिरेशन था लंग्स से। और थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन था बको फेरेंजियल। फिर यहां से कहानी कॉमन हो जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो रेप्टाइल का, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो बर्ड्स का, या फिर कोई भी एग्जाम्पल हो मैमल्स का। इन सभी के अंदर, इन तीनों ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स हैं, सब के सब क्या पोजेस करते हैं? ऑल ऑफ देम पोजेस लंग्स। क्या आप लोग बता सकते हो कि लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को क्या टर्म दिया गया है? गिल से होने वाले रेस्पिरेशन को क्या टर्म दिया गया है? और स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्या टर्म दिया गया है? तो अगर हम स्किन की बात करें तो जब भी स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब भी लंग्स से रेस्पिरेशन होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब भी गिल से रेस्पिरेशन होता है इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं वापस से, तो डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स में हैं, इन सब के पास स्ट्रक्चर्स सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है। और ये डिफरेंस आता किन रीजंस की वजह से है? वो है 2। पहला उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा उनका हैबिटेट। अब इस चैप्टर को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं,
तो हमें बाकी एनिमल से इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल में इंटरेस्ट आना चाहिए और वो है ह्यूमंस। तो आइए हम अब पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आप अपने आप को एक ह्यूमन कंसीडर करें, कंसीडर तो नहीं करना है, आप ह्यूमन हैं, तो इस ह्यूमन की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके हम दो पार्ट्स बनाते हैं। तो अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ट्री की तरह है तो इस रेस्पिरेटरी ट्री के कितने मेन ब्रांचेस हैं? वो हैं दो। तो अगर हम पहली ब्रांच के बारे में बात करना चाहें तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो पहली ब्रांच है या जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है इसको हम टर्म देते हैं एक्सचेंज पार्ट। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हो गए? दो। पहला है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा एक्सचेंज पार्ट। अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। कंडक्शन का क्या मतलब है? किसी चीज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना। तो जो भी गैसेस हम इनहेल करेंगे, इनटेक करेंगे, इंस्पायर करेंगे, उन गैसेस को एक्सचेंज पार्ट तक या रेस्पिरेटरी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? कंडक्टिंग पार्ट का। अब अगर कंडक्टिंग पार्ट को गैसेस को सही सलामत पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है तो कंडक्टिंग पार्ट को क्या करना पड़ेगा? कंडक्टिंग पार्ट को खुद उन गैसेस को इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर हम बात करें तो क्या कंडक्टिंग पार्ट में कोई भी गैसियस एक्सचेंज होगा? तो कंडक्टिंग पार्ट में नो गैसियस एक्सचेंज, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। फिर एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होने वाली है? वो होगी एक्सचेंज पार्ट। क्लियर है इतना? ठीक है। अब दो तरीके के हमने पार्ट्स तो देख लिया। अब कंडक्टिंग पार्ट की स्टार्ट कहाँ से होती है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, इससे पहले हमें इनका फंक्शन समझना होगा कि कंडक्टिंग पार्ट असल में पहला काम तो हमने सीख लिया। पहला काम क्या है कंडक्टिंग पार्ट का? इट मूव्स और responsible for passage of atmospheric air into our लंग्स। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर होगी उसको एटमॉस्फेयर से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने का काम कंडक्टिंग पार्ट का। सेकंड इसका पार्ट का क्या काम है? अब जितनी भी गैस को ये लेकर के आएगा ज़रूरी तो नहीं वो मेरी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मैच करती हो। जैसे ऑन एन एवरेज ह्यूमंस का इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का कितना है? वो है 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्रीज सेल्सियस। अब बाहर की एयर के टेम्परेचर को इस टेम्परेचर से मैच कराना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर बॉडी को हार्म हो सकता है। तो जैसे जैसे एयर इस कंडक्टिंग पार्ट से ट्रैवल करेगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के क्लोज ले आया जाएगा। तो कंडक्टिंग पार्ट का दूसरा क्या काम हुआ? इट ब्रिंग्स टेम्परेचर ऑफ एयर क्लोज टू बॉडी टेम्परेचर। अब जब एयर को टेम्परेचर रेगुलेशन कर ही रहे हैं तो साथ साथ एक और काम कर लेते हैं। वो एक और काम क्या होगा कि उसमें जितने भी पैथोजेंस हैं या फिर डस्ट है तो इट क्लियर्स डस्ट एंड पैथोजेंस। जितने भी पैथोजेंस या डस्ट हैं उनको एयर से
रिमूव करने का। अब अगर एयर से पैथोजेंस को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होने वाला है, म्यूकस और सिलिया। क्या मिलने वाले हैं हमें, म्यूकस और सिलिया मिलने वाले हैं। अब क्योंकि म्यूकस और सिलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए कंडक्टिंग पार्ट के अंदर जो एपिथेलियम होता है, इस एपिथेलियम का नाम हो गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाम जितना सुनने में भयानक है, आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नीट में इस सवाल का पूछा जाना का चांस थोड़ा सा कम है। लेकिन म्यूकस और सिलिया प्रेजेंट हैं जो डस्ट को और पैथोजन को ट्रैप करते हैं, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। अच्छा, फिर एक कंडीशन और आती है, हमारे बॉडी में एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होना है। अब एल्वियोलाई का अगर सरफेस मॉइस्ट नहीं रहा तो गैसियस एक्सचेंज के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो उस सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए हमारी जो एयर इनकमिंग है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा। और इसी ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर का काम भी कौन करने वाला है, वो भी है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। फिर एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है, अगर सब यही कर दे रहे हैं तो एक्सचेंज पार्ट का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। क्लियर है? अब आओ ज़रा हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि हमारी बॉडी में कंडक्टिंग पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है हमारा एक ह्यूमन का डायग्राम। हमने ह्यूमन के डायग्राम को बनाया कैसे है, ह्यूमन जो है हमारा साइड में हम व्यू बना रहे हैं इस तरफ से, तो जो भी स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा ये साइड व्यू है। अब सबसे पहले एयर को बॉडी में एंटर करने के लिए कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए, और उस ओपनिंग को यहाँ पर हम क्या लेबल करेंगे, वो है ये, दैट इज कौन सी नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वो साइट है जहां से एयर मेरी बॉडी में एंटर करेगी। अब एयर बॉडी में एंटर करने वाली ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, ये देखिए कहाँ पर प्रेजेंट है, नोज जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर और लिप्स के ऊपर, और इनका नंबर कितना है, दे आर 1 पेयर। नोज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है राइनो, तो नोज की जो भी सर्जरी होगी उसके लिए क्या नाम आ जाएगा, राइनोप्लास्टी। नोज में इन्फेक्ट करने वाला वायरस क्या नाम हो जाएगा, राइनो वायरस। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की अगर बात की जाए तो इसके बाद जो एयर है वो इस रास्ते के थ्रू या इस पैसेज या इस चेम्बर के थ्रू बॉडी में जाने वाली है। तो ये जो चेम्बर है जो एयर को रिसीव करके बॉडी के अंदर भेजने वाला है, इस चेम्बर को हम कहेंगे दिस इज द नेसल चेम्बर। नेसल चेम्बर है या फिर नेजल कैविटी भी कहा जाता है इसको, नेजल चेम्बर और नेजल कैविटी। अब देखो यहां पर एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा हमें समझना होगा क्योंकि वो ट्विस्ट करके लिखा हुआ है। अगर आप ये बोलें कि एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड गोज इनटू द नेसल चेम्बर, तो ये बात सही है। एनसीईआरटी ने लिखा है एयर एंटर्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है, नेसल चेम्बर में, लेकिन किसके थ्रू जाती है, तो वो ये रास्ता है और इसके लिए टर्म इस्तेमाल हुआ है नेसल पैसेज। So the air enters our body through external nostrils, goes into the nasal chamber through the nasal passage. Clear? तो nasal passage के थ्रू एयर का अंदर एंट्री हुआ nasal chamber में। अब nasal chamber से एयर को कहाँ जाना है, बॉडी के अंदर जाना है।
अब यहाँ पर भी तो कोई ओपनिंग होनी चाहिए जिससे वो आ सके अंदर की तरफ, जैसे बाहर से एक ओपनिंग वैसे अंदर से एक ओपनिंग। तो ये जो इंटरनल ओपनिंग है इसको हम कौन सा नॉस्ट्रिल कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल नेयर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में हमारी बॉडी में हम बहुत फास्ट अगर कोई चीज़ ड्रिंक करें या कोई चीज़ ईट करें तो वो कभी कभी हमारी नोज़ के थ्रू बाहर आ सकती है या नेज़ल कैविटी में चली जाती है। तो इस फिनोमिना को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हो सके, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होता है हमारे गले के अंदर। आपने कभी ना कभी ये देखा ज़रूर होगा शीशे के सामने खड़े होके कि आप अपना माउथ ओपन करेंगे और उसमें अंदर एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूवुला, जो कि स्वॉलोइंग के टाइम पे इस इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लेता है। ठीक। फिर एयर यहां से एंटर करके इस पॉइंट पे पहुंचेगी। अच्छा, फूड भी तो बकल कैविटी से एंटर करके इसी पॉइंट पर आएगा। तो क्या ये जो पार्ट है ये कॉमन पैसेज हो गया फूड और एयर का? तो यही जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, इस पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंक्स। सो व्हाट इज फेरिंक्स? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर है? तो एयर का रास्ता वापस से समझिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल चैम्बर, थ्रू नेसल पैसेज, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंक्स में। फेरिंक्स जो है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब हमें हमारे थ्रोट वाले पार्ट में या फिर जो ये चेस्ट का रीजन है, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स देखने को मिलती हैं। एक बॉडी में आगे यानी कि वेंट्रली सिचुएटेड है, दूसरी डॉर्सली सिचुएटेड है। जो ये वाली ट्यूब है जो डॉर्सली सिचुएटेड है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, या फिर कॉमनली इसको हम बोलते हैं कौन सी पाइप? हमारी फूड पाइप। और आगे की तरफ जो सिचुएटेड है ये स्ट्रक्चर, इसको हम फूड पाइप नहीं कहेंगे, फूड पाइप तो अलग हो गई। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ट्रैकिया या फिर कौन सी पाइप हो गई है? विंड पाइप हम इसको बोलते हैं। अब जिस तरह से किसी स्वॉलोड चीज का यहां पर जाने का डर है, वैसे ही तो किसी स्वॉलो की हुई चीज का विंड पाइप में एंटर करने का डर है। तो इसलिए क्या इस विंड पाइप के ऊपर से कुछ कवरिंग लगानी पड़ेगी जो इसको इस तरह से कवर कर ले जब भी कोई फूड मटेरियल जा रहा हो? बिल्कुल। तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या है? इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। और ये कार्टिलेजिनस फ्लैप का काम क्या है? इट कवर्स ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing of food। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो हमें हमारी ट्रैकिया के अंदर कुछ रिंग्स दिखाई दे रही हैं। क्लियरली विजिबल है सबको? ये जो रिंग्स हैं इनका काम क्या है उसको समझने से पहले हमें इनका मटेरियल समझना पड़ेगा कि ये किस मटेरियल की बनी है। तो ये जो ट्रैकिया में रिंग्स प्रेजेंट हैं ये किससे बनी है? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। किस स्ट्रक्चर पे हैं? ईसोफेगस पे या ट्रैकिया पे? तो ट्रैकिया पे हैं। अच्छा, अगर ये ट्रैकिया है तो ये जो रिंग्स हैं, अच्छा अगर ये ट्रैकिया है तो ये ट्रैकिया का वेंट्रल साइड और ये ट्रैकिया का डॉर्सल साइड। अब अगर मैं ट्रैकिया को इस तरह से इस रिंग से कवर करूं
तो वेंट्रल साइड तो कवर हो गया, लेकिन जो डोर्सल साइड है वो कवर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पीछे से है इसोफेगस। तो ये जो रिंग्स हैं, क्या ये कंप्लीटली कवर कर पा रही हैं या इनकम्प्लीटली? तो ये इस ट्रैकिया को इनकम्प्लीटली कवर करती है। तो ये कैसे हुई, किस शेप की हुई? फिर सी शेप की। और ये ट्रैकिया को कैसे कवर करती हैं? दे कवर ट्रैकिया पार्शली। ठीक है, तो यहां तक का जो पोर्शन है, क्या यहां पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसको हम कंडक्टिंग पार्ट में काउंट करें या एक्सचेंज पार्ट में? तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कंडक्टिंग पार्ट का स्टार्टिंग पोर्शन है, अपर पोर्शन है। अभी कंडक्टिंग पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आओ आगे का स्ट्रक्चर समझते हैं, लंग्स का हम देखते हैं। तो अगर लंग्स के हम और स्ट्रक्चर में जाएं तो हमें सबसे पहले वापस से याद करना होगा कि ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है। तो हमने बात की थी, दिस इज आवर ट्रैकिया। ट्रैकिया पे देखो ध्यान से, सी शेप की क्या लगी हुई है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन क्या है? इनकम्प्लीट रिंग्स का फंक्शन क्या है? तो इन रिंग्स का फंक्शन है दे प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। जब एयर ट्रैकिया से ना जा रही हो तो उस टाइम पर ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाती हैं? ये रिंग्स बचाती हैं। अब इसी ट्रैकिया के अपर पोर्शन पे तो हमने बोला था एक फ्लैप है, जिसको क्या नाम दिया? उसको हमने कहा था एपीग्लॉटिस। और ये जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर है, एपीग्लॉटिस तो कार्टिलेज का बना ही था, तो उसके अराउंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी कार्टिलेजिनस होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे अंदर का वॉइस बॉक्स। और इस वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स हो या लैरिंग्स हो, दोनों एक ही टर्म है। दोनों प्रेजेंट कहाँ पे है? ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड या एंटीरियर साइड? तो आपका जवाब होना चाहिए एंटीरियर साइड। और ये पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स कैसे मटेरियल से बना है? तो ये बना है कार्टिलेज से। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो कि नंबर में टोटल कितने हैं? 9 है। यहाँ पर 3 कार्टिलेज पेयर्ड मिलेंगे और 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड मिलेंगे। और इसी में से एक कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज, जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन की प्रेजेंस में साइज में इंक्रीज होता है और एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स है, इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, कंटेन्स एपिग्लॉटिस दैट कवर्स और प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर सी शेप की रिंग्स हैं जिनका काम है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना। अब ये जो ट्रैकिया है ये डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है, ये डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है और यहाँ पर आके बाइफरकेट हो रही है 2 पार्ट्स में। तो आगे से तो ये बाइफरकेट होते हुए दिख रही है, लेकिन पीछे से इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये जो ट्रैकिया है इनका बाइफरकेशन होता है और फॉर्मेशन होता है ब्रोंकाई का। प्राइमरी ब्रोंकाई हम इनको बोलते हैं। तो दे आर प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर सिंगुलर होगा तो ब्रोंकस होगा और प्लूरल होगा तो ब्रोंकाई। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं इनके अंदर भी कौन प्रेजेंट हमें मिलेगी? हाँ, इनके अंदर भी होंगी ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में।
सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से बनेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल और फिर लास्ट में बनेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो अभी हम पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्री साथ में लिखते हुए चलेंगे, बट अभी के लिए क्या ध्यान में रखना है कि ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा। तो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके नीचे यहाँ पर थोरैसिक वर्टिब्रा है, तो ये डिवाइड की है। ट्रैकिया डिवाइड्स एट T5 लेवल। T5 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5। क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर हम वापस से चलें अपने कंडक्टिंग पार्ट पे, तो कंडक्टिंग पार्ट के बारे में हमने बोला कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो इट बिगिंस फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कहाँ तक गई कहानी हमारी, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चलिए बोलते चलिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल चेम्बर, थ्रू नेसल पैसेज, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पूरा पोर्शन है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं हमारे लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर? कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नंबर 1, ये एयर को मूव कराएगा एटमॉस्फेयर से लंग्स तक। फंक्शन नंबर 2, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आएगा। फंक्शन नंबर 3, उसमें जो भी डस्ट और पैथोजन होंगे उनको ट्रैप करेगा। और फंक्शन नंबर 4, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा। अब बचा कौन सा पार्ट? एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट में सिंपली आते हैं कुछ ही स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आते हैं एक्सचेंज पार्ट में। अब अगर हमें पता है कि गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर होना है, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो एपिथेलियम होनी चाहिए, वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। और हमें पता है सबसे थिन एपिथेलियम कौन सी है, तो वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है इतना बात? पक्का? चलो अब आगे चलते हैं, लंग्स के डायग्राम पे हम वापस आते हैं। तो जरा लंग्स के बारे में ध्यान से देखो, क्या हमारी बॉडी में 1 पेयर लंग्स दिख रहे हैं? बिल्कुल, हमारी बॉडी में 1 पेयर लंग्स दिख रहे हैं। अगर तुम अपने बारे में श्योर नहीं हो तो एक बार चेकअप ज़रूर कराना। अब यहाँ पर हमने कहा वी हैव 1 पेयर ऑफ लंग्स। ये 1 पेयर ऑफ लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर है, तो वो इस पोर्शन में प्रेजेंट है और इस पोर्शन को हम बोलते हैं थोरैसिक चेम्बर। अब थोरैसिक चेम्बर समझने से पहले लंग्स के बारे में थोड़ा समझ लो। अच्छा, अब देखो लंग्स जो हैं दोनों देखने में तो लगभग सिमिलर लग रहे हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर भी दोनों लंग्स लगभग सिमिलर दिखेंगे, बट रियलिटी में हमारा जो राइट लंग है ये बॉडी में थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है, और लेफ्ट लंग थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में नीचे। अब इसका क्या रीज़न है, वो है यहाँ पर प्रेजेंट लिवर। जो हमारी बॉडी में लिवर है वो किडनी को नीचे पुश कर देता है और लंग को ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम हमारे लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में एक छोटा सा हमें नॉच दिखाई दे रहा है, एक खांचा, एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। अब जरा आप लोग बताओ, क्या ये कार्डियक नॉच राइट लंग में है? तो ये कार्डियक नॉच राइट लंग में क्यों नहीं है?
क्योंकि इसी कार्डियक नॉच में हमारे हार्ट का टिल्टेड पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ये टिल्टेड पोर्शन को रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो हमारे लेफ्ट लंग ने बोला चलो तुम्हारी खातिर ये जगह सैक्रिफाइस कर देते हैं, और अपने अंदर कौन सा नॉच बना दिया? कार्डियक नॉच। क्या दोनों लंग्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कोई स्पेस है? तो इस स्पेस को क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टिनम। अच्छा, क्या दोनों लंग्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है? हमारी बॉडी में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमारे लिए हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? क्रेनियम से, मेनिंजीज से। हमारी बॉडी में हार्ट इंपॉर्टेंट है, हम किससे प्रोटेक्ट करेंगे? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम नाम की लेयर से। वैसे ही अगर मेरी बॉडी में लंग्स भी इंपॉर्टेंट है तो इन्हें भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर्स होंगी, इन लेयर्स को हम बोलते हैं प्लूरा, जो कि इस तरह से लंग्स के बाहर सिचुएटेड होती है। अब ये जो प्लूरा है इसकी क्या खासियत है? ये प्लूरा तो एक तो लंग्स की कवरिंग है, ऊपर से ये खुद डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्लूरा इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये डबल लेयर स्ट्रक्चर जो है, इसकी आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में इसका मतलब कोई ना कोई फ्लूइड भरने की जगह हमें मिल गई, और नेचर ने इसके अंदर जो फ्लूइड भर दिया, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोला? इसको हमने प्लूरा कहा। कितनी है? डबल लेयर। आउटर को विसरल प्लूरा, आउटर को हम पेराइटल प्लूरा बोलेंगे, इनर को हम विसरल प्लूरा बोलेंगे। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हमें बस याद रखना है, दो लेयर है और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड को हमने क्या बोला? प्लूरल फ्लूइड। किसी दो लेयर के बीच में अगर फ्लूइड है तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे, श्रिंक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, श्रिंक करेंगे, तो इनकी सरफेस पे फ्रिक्शन से हो सकता है डैमेज। तो इसी डैमेज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड। तो इट विल रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन surface of lungs। क्या हमें नीचे से भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इस मस्कुलर ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? इस मस्कुलर ऑर्गन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। इसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसके अंदर मसल कौन सी होती है? तो इसके अंदर हमें मिलती है फ्रेनिक मसल्स। अब क्वेश्चन आता है, डायफ्राम अगर मसल है तो क्या लंग्स में कोई मसल नहीं होती? लंग्स में कोई भी मसल नहीं होती। तो अगर लंग्स में कोई मसल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करेंगे? यही तो हम पढ़ेंगे किस टॉपिक में? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो अगर हम इस डायग्राम को जल्दी से समराइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात, टॉप पे ट्रैकिया के एंटीरियर पार्ट पे कौन है? वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स। इसके अंदर भी कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है? वो है एपीग्लॉटिस। फिर ट्रैकिया इज कवर्ड बाय इनकम्प्लीट या कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो इनकम्प्लीट है। शेप कैसा है? इंग्लिश के सी अल्फ़ाबेट जैसा। और फंक्शन क्या है? कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को बचाना, प्रिवेंट करना। फिर ट्रैकिया नीचे को आई, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 पे दो पार्ट में डिवाइड कर गई।
और वो दो स्ट्रक्चर्स क्या बने, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई बने हैं, अगर हम प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करें तो इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई का, फिर टर्शरी ब्रोंकाई का, इनिशियल, मिड लेवल, टोटल पल्मोनरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सब के सब स्ट्रक्चर आएंगे कहाँ पे, तो वो आते हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट में। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट। फिर हमने पढ़ा एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें आती हैं एल्वियोलाई और उनकी ढेर सारी डक्ट्स। और यहाँ पर क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होना है तो एपिथेलियम बहुत ही फाइन होना चाहिए, थिन होना चाहिए, इसलिए कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर हमने अभी बात की हमारे जो लंग्स हैं इनके बाहर डबल वॉल्ड एक कवरिंग है जिसको हमने बोला प्लूरा, और दोनों प्लूरा की लेयर्स के बीच में भरा हुआ है जो फ्लूइड, इसको हमने बोला प्लूरल फ्लूइड। फंक्शन क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। दोनों लंग्स में से जो हमारा कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग है, इसमें एक नॉच है जिसका नाम है कार्डियक नॉच। दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है लेकिन टिल्टेड है किस साइड, लेफ्ट साइड। लंग्स के नीचे एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम, जिसमें कौन सी मसल, फ्रेनिक मसल। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, ये जिस चेम्बर में है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, वी आर कॉलिंग इट एज थोरैसिक चेम्बर। तो ये थोरैसिक चेम्बर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझें अगर हम लोग, तो इस थोरैसिक चेम्बर में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इसकी वेंट्रल साइड को फॉर्म करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इसकी डोर्सल साइड को फॉर्म करते हैं, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो इसकी लैटरल साइड को फॉर्म करेगा, कोई स्ट्रक्चर होगा जो इसकी एंटीरियर पोर्शन को बनाएगा, और फाइनली एक स्ट्रक्चर होगा जो इसके पोस्टीरियर पोर्शन को बनाएगा। तो वेंट्रल साइड से थोरैसिक चेम्बर में कौन है, फ्रंट से कौन है, यहाँ पर कौन सी बोन है, स्टर्नम। कौन सी बोन है, स्टर्नम। तो आर थोरैसिक चेम्बर इज मेड अप ऑफ स्टर्नम फ्रॉम द वेंट्रल साइड। ऐसे ही डोर्सल साइड में कौन है, कौन सा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। लैटरल साइड में कौन है, हमारी रिब्स हैं। एंटीरियर पार्ट में यहां पर कौन सी बोन है, ये होती है क्लैविकल। और पोस्टीरियर साइड में बोन नहीं है लेकिन एक मस्कुलर ऑर्गन है, और उस मस्कुलर ऑर्गन का नाम क्या है, दैट इज डायफ्राम। अब देखो यहां पर लंग्स के अंदर थोरैसिक चेम्बर नहीं है, थोरैसिक चेम्बर के अंदर लंग्स हैं, लेकिन हमने अभी बात की क्या हम हमारे लंग्स के वॉल्यूम को मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से कंट्रोल करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी तरह से हमारे थोरैसिक चेम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंदर के लंग्स पे इफेक्ट आएगा। तो क्या हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं, तो सीधे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कैन वी ऑल्टर द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। वॉल्यूम ऑल्टरेशन क्या लंग्स में पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वॉल्यूम का ऑल्टरेशन क्या थोरैसिक चेम्बर में पॉसिबल है, तो तुरंत बोलना है हाँ। तो इसका ये भी मतलब है कि हमें लंग्स के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना है तो हमें थोरैसिक चेम्बर के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना होगा, और ये भी हम कब समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले टॉपिक में। ठीक है, अब जो भी एयर मेरी बॉडी में अंदर जा रही है नोज से, माउथ से, उसको जाना कहाँ चाहिए, लंग्स में चली जाए
या लंग्स और थोरैसिक चेंबर के बीच की जगह में चली जाए, लंग्स में ही जाना चाहिए। तो इसीलिए जो थोरैसिक चेंबर है हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज एन एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। कैसा चेंबर है ये? एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है। जो भी एयर हम इंस्पायर करेंगे वो सिर्फ लंग्स में जाएगी, थोरैसिक चेंबर में नहीं जाएगी। तो क्लियर है? तो आज की क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं इसको टॉपिक को, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसकी हम स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग का क्या क्या स्टेप होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और उसके बाद हमारे लंग्स में कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती है और कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होती हैं। ओके।